स्वागत है। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसई 2023 के कुछ कह सकते हैं मुख्य सिद्धांतों पर बात कर रहे हैं, खासकर सबूतों से जुड़े हुए। हमारे पास जो जानकारी है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम साक्ष्य के सिद्धांत पर आधारित है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि अदालतें गवाहों के बयान, कागजात और जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी राय को कैसे देखती हैं, कैसे तौलती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये जो नया बीएसई 2023 है, इसने पुराने 1872 वाले कानून की जगह ली है। और अच्छी बात यह है कि कई जो बुनियादी सिद्धांत हैं वो वैसे ही हैं, पर हाँ, कुछ ज़रूरी बदलाव भी हैं, आधुनिकीकरण किया गया है, जैसे डिजिटल सबूतों को लेकर। आज का मकसद यही है कि हम ये समझें कि ये जो अलग अलग तरह के सबूत हैं, इनका वजन क्या है, इनकी सीमाएं क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं मौखिक साक्ष्य की, ओरल एविडेंस। ये तो बहुत कॉमन है, फिल्मों वगैरह में भी देखते हैं। ये है क्या और अदालती कार्रवाई में इतना अहम क्यों माना जाता है? हाँ, ये बहुत बुनियादी है। बीएसए की धारा 54 कहती है कि ये वो बयान है जो गवाह अदालत के सामने देते हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी सिद्धांत है वो है धारा 55 में कि सबूत प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट मतलब गवाह ने घटना को खुद देखा हो या सुना हो या अपनी इंद्रियों से, अपने सेंस से महसूस किया हो। इसे ही बेस्ट एविडेंस रूल या सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य नियम का एक हिस्सा मानते हैं। सीधा सोर्स, ज्यादा भरोसा। लेकिन क्या हमेशा ये मुमकिन होता है कि जिसने देखा वही आकर बताए? कई बार तो ऐसा नहीं हो पाता होगा। कुछ तो छूट होगी इसमें। अपवाद? हाँ, बिल्कुल है। कानून प्रैक्टिकल है। कुछ खास अपवाद है जहां प्रत्यक्ष होना जरूरी नहीं। जैसे एक बहुत खास है मृत्युकालिक घोषणा यानी डाइंग डिक्लेरेशन, जो धारा 26 में है। अच्छा। या फिर मान लीजिए किसी विशेषज्ञ की राय लेनी है, एक्सपर्ट ओपिनियन धारा 45 के तहत। या कुछ और हालात हैं धारा 32 में जहां वो गवाह मिल ही नहीं सकता जिसने खुद देखा हो। और इसीलिए वो जो सुनी सुनाई बातें होती हैं, हाँ, अनुश्रुत साक्ष्य या हियरसे, उसे आमतौर पे नहीं मानते। बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि वो प्रत्यक्ष नहीं है ना। जिसने सुना उसने किसी और से सुना, तो उसकी सच्चाई पर सवाल रहता है। पर हाँ, इन्हीं खास अपवादों में उसे माना जा सकता है, सावधानी के साथ। ठीक है, तो ये हुई मौखिक साक्ष्य की बात। अब आते हैं दस्तावेजों पर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बिल्कुल। और इसमें अब तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी शामिल हैं, जहां तक मुझे पता है, नई परिभाषा में। एकदम सही कहा आपने। धारा 2(1)(d साफ तौर पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी दस्तावेज मानती है। अब दस्तावेज में क्या लिखा है उसे साबित करने के दो तरीके हैं। पहला और सबसे अच्छा है प्राथमिक साक्ष्य, प्राइमरी एविडेंस, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। बिल्कुल। धारा 66, खुद असली दस्तावेज पेश करना। लेकिन अगर वो मुमकिन न हो, जैसे खो गया हो या दूसरे पक्ष के पास हो, हाँ बिल्कुल, तब आता है द्वितीयक साक्ष्य, सेकेंडरी एविडेंस, धारा 68, जैसे सर्टिफाइड कॉपी हो गई या फोटोकॉपी। पर ये तभी चलेगा जब धारा 68 की शर्तें पूरी हों, जैसे आपने कहा असली खो गया, नष्ट हो गया या विरोधी पक्ष दे नहीं रहा। और वो एक बहुत मशहूर नियम है कि जब कोई चीज लिखती गई तो फिर मुंह जबानी बात नहीं चलेगी उसको बदलने के लिए। हाँ, आप पैरोल एविडेंस रूल की बात कर रहे हैं, धारा 91 और 92। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कोई अनुदान है, क्या प्रॉपर्टी का मामला है और उसकी शर्तें लिख दी गई हैं, तो उन शर्तों को साबित करने के लिए वो लिखा हुआ दस्तावेज ही लाना होगा। अब मौखिक गवाही देकर उसे बदल नहीं सकते, काट नहीं सकते या उसमें कुछ जोड़ घटा नहीं सकते। अच्छा, इससे तो स्थिरता आती होगी, खासकर बिजनेस डील्स में। बिल्कुल, लिखित समझौतों का सम्मान बना रहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये नियम बिल्कुल पत्थर की लकीर है। मतलब इसके भी अपवाद हैं? जैसे फ्रॉड वगैरह साबित करना हो तो हाँ बिल्कुल। अगर आपको ये साबित करना है कि दस्तावेज धोखाधड़ी से बना या डरा धमकाकर साइन कराया गया या वो गैर कानूनी था, तो आप मौखिक सबूत दे सकते हैं। या मान लीजिए दस्तावेज की भाषा ही साफ नहीं है, एम्बिग्युअस है, तो उसे समझाने के लिए भी बाहरी सबूत ला सकते हैं। अच्छा। या फिर कोई अलग से मौखिक समझौता हुआ हो जिस पर दस्तावेज में कुछ नहीं लिखा और वो लिखित शर्तों के खिलाफ भी ना हो, तो उसे भी साबित किया जा सकता है। समझ गया। अब कई मामले आजकल बहुत तकनीकी हो जाते हैं, टेक्निकल। ऐसे में तो एक्सपर्ट्स की राय, विशेषज्ञों की राय बहुत जरूरी हो जाती होगी। बिल्कुल जरूरी। धारा 45 इसी के लिए है। जब कोर्ट को किसी ऐसे पॉइंट पर राय बनानी हो जिसमें खास स्किल या नॉलेज चाहिए, जैसे साइंस, आर्ट, कोई विदेशी कानून, हैंडराइटिंग पहचानना, फिंगरप्रिंट्स, और अब तो डिजिटल सबूत भी। अब बिल्कुल
अब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के एक्सपर्ट्स भी इसमें शामिल हैं। तो ऐसे मामलों में जो व्यक्ति उस फील्ड में विशेष रूप से कुशल है, उसकी राय रेलेवेंट मानी जाती है। ये कोर्ट की मदद के लिए होती है। पर क्या कोर्ट को वो राय माननी ही पड़ती है? मतलब जो एक्सपर्ट ने कह दिया वही फाइनल? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक राय है, एक ओपिनियन, कोर्ट की सहायता के लिए। ये कोई निर्णायक सबूत नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। कोर्ट उसे बाकी सबूतों के साथ देखती है। अच्छा। कोर्ट ये भी देखती है कि एक्सपर्ट कितना भरोसेमंद है, उसकी वजहें कितनी तार्किक है, और कई बार तो बैटल ऑफ एक्सपर्ट्स भी होता है। हाँ, दोनों तरफ से अपने अपने एक्सपर्ट्स। बिल्कुल। तो इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन, जिरा बहुत जरूरी है, ताकि एक्सपर्ट की राय की सच्चाई परखी जा सके। आपने शुरू में एक जिक्र किया था मृत्युकालिक घोषणा। हाँ, डाइंग डिक्लेरेशन। ये तो बड़ा खास किस्म का सबूत लगता है। हाँ, ये है भी बहुत खास। धारा 26 ये उस व्यक्ति का बयान है जो अपनी मौत के कारण या उन हालातों के बारे में बता रहा है जिनसे उसकी मौत हुई। इसके पीछे सोच ये है, एक पुराना सिद्धांत है कि मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। नीमो मोरिथुरुस प्रिजुमिटुर मेंटायर। माना जाता है कि भाई अब तो वो सच ही बोलेगा। हाँ, कि मौत के इतने करीब आकर कोई झूठ क्यों बोलेगा? तो क्या सिर्फ इस एक बयान के आधार पर किसी को सजा दी जा सकती है? देखिए, अगर अदालत को वो बयान पूरी तरह से भरोसेमंद लगता है, मतलब जांचने के बाद कि बयान देने वाला होश में था, समझ रहा था क्या कह रहा है, कोई दबाव नहीं था, तो हाँ, ये अकेले भी सजा का आधार बन सकता है। इसे कोरॉबरेशन यानी किसी और सबूत से पुष्टि की जरूरत हमेशा नहीं होती, लेकिन अदालतें इसे बहुत बहुत सावधानी से देखती हैं, क्योंकि बयान देने वाला अब है नहीं कि उससे जिरा की जा सके। हाँ, ये बात तो है। क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। इसीलिए उसकी विश्वसनीयता सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। तो कुल मिला के हमने देखा कि ये जो नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, ये कैसे अलग अलग तरह के सबूतों, मतलब मौखिक, दस्तावेजी और विशेषज्ञों की राय, इनके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है ताकि सच तक पहुंचा जा सके। हाँ, और ये पुराने स्थापित नियमों और आज की जो जरूरतें हैं, जैसे डिजिटल सबूत, उनके बीच एक पुल जैसा बनाता है। बिल्कुल। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर भी लाके छोड़ता है, जिस पर शायद हमारे श्रोता सोच सकते हैं। बताइए। कि जैसे जैसे हम डिजिटल सबूतों पर, या मान लीजिए एआई जो एनालिसिस करके देता है, उस पर ज्यादा निर्भर होते जाएंगे, तो ये जो पारंपरिक सिद्धांत है प्रत्यक्ष सबूत के या विशेषज्ञ गवाही के, इनको भविष्य में कैसे चुनौती मिलेगी? या क्या ये सिद्धांत खुद को नए तरीके से ढालेंगे? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, एक अहम सवाल भविष्य के लिए।